हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है महाभारत के भारत की सीमाएं कहां तक थी। मैप ऑफ इंडिया इन द एज ऑफ महाभारता। ग्रेट। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्राचीन आर्यों की भूमि आर्यावर्त, जो आगे चलकर भारत के नाम से जानी गई और आज जिसे हम इंडिया कहते हैं, रामायण महाभारत के समय में जिसे आर्यावर्त कहा जाता था, वह आर्यों का देश कहां तक फैला था, उसका विस्तार कहां तक था, कौन कौन देश प्राचीन आर्यावर्त की सीमा में आते थे, आज वो कौन से देश हैं जो कभी आर्यावर्त के अधिकार में थे, जो आर्यावर्त की भूमि के नाम से जाने जाते थे। यूं तो रामायण और महाभारत के अनुसार उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर ही भारत देश का राज्य था, लेकिन यह पृथ्वी हमारे अधिकार में होने के बाद भी आर्यावर्त की सीमा के बाहर के देशों को स्वतंत्र ही रखा जाता था। दुनिया के सभी देश इसी भारत देश के मित्र बने हुए थे, लेकिन जिसे हम आर्यावर्त कहते हैं, उस देश का विस्तार कहां तक था, इसे जानने के लिए हमें आज से 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आर्यावर्त की नींव पड़ी थी। आर्य मान्यता के अनुसार इंसान की उत्पत्ति इतने वर्षों पहले त्रिविष्टप यानी तिब्बत में हुई थी, और तब तिब्बत के अलावा पूरी पृथ्वी पर जल ही जल था। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न थी। मनुष्यों के उत्पन्न होने पर ईश्वर ने वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया। जब धीरे धीरे पृथ्वी पर जल का स्तर कम होता गया, तब तिब्बत में बसी मनुष्य जाति जिस देश में आकर बसी, उसका नाम आर्यावर्त था। आर्य यानी श्रेष्ठ लोग, अच्छे और पवित्र लोग जिस देश में जाकर बसे, उस देश का नाम आर्यावर्त हुआ, और यहीं से अनेकों लोग पृथ्वी के अलग अलग भूभाग पर जाकर बसने लगे और अन्य देशों का निर्माण हुआ। आर्यावर्त के सबसे पहले राजा महर्षि मनु से लेकर महाभारत काल तक राजा युधिष्ठिर तक अनेकों राजा इस देश का पालन करते रहे। महाभारत के युद्ध के बाद ही यह देश अनेकों भागों में बंट गया और आर्यावर्त कहीं खो गया। असल में आर्यावर्त की सीमा कहां तक थी और आज वो कौन से बड़े बड़े देश हैं जो आर्यावर्त की सीमाओं में आते थे, इस बारे में मनुस्मृति में महर्षि मनु ने आर्यावर्त देश का वर्णन करते हुए बताया है कि देव यानी दिव्य गुण और आचरण वाले विद्वानों के निवास से युक्त सरस्वती और दृष्टवती नदी प्रदेशों के बीच का जो स्थान है, उस सुशोभित देश को ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त कहा गया है। इसे आगे एक्सप्लेन करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में अटक नदी और पूर्व में दृष्टवती नदी, जो नेपाल के पूर्व भाग के पहाड़ से निकलकर बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिलती है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, जो कि उत्तर के पहाड़ों से निकलकर दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में मिलती है। यानी इन नदियों की सीमाओं और इनके बीच का प्रदेश आर्यावर्त था। इस वर्णन के अनुसार दक्षिण दिशा के पश्चिमी और पूर्वी समुद्र के बीच का क्षेत्र आर्यावर्त की सीमा में आता था, यानी कि श्रीलंका भी हमारी सीमा में था। वहीं उत्तर में नेपाल, तिब्बत और चीन देश भी आर्यावर्त की सीमा में थे। उत्तर में पश्चिमी देशों में अफगानिस्तान और ईरान भी आर्यावर्त की सीमा में आते थे, और उत्तर पूर्वी दिशा में बर्मा तक आर्यावर्त देश बसा था। इस तरह आज के अफगानिस्तान, ईरान, चीन और श्रीलंका, कजाकिस्तान जैसे देश भी आर्यावर्त देश की सीमा में थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, महाभारत में चीन देश का प्राचीन नाम भी चीन ही बताया गया है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आर्यावर्त पूरी दुनिया में सबसे अधिक था। जिस तरह आज अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश विश्व के बड़े पावरफुल देशों में आते हैं, उस तरह आर्यावर्त पूरी पृथ्वी में सबसे धनवान, सबसे पावरफुल देश था। इस देश से पूरी दुनिया में लोग जाकर बसे। इसी देश से पूरी दुनिया के लोगों ने बोलना, चलना सीखा है। इस देश को सुवर्ण भूमि भी कहा जाता था।
आर्यवर्त देश का ही पूरी पृथ्वी पर राज्य था। अन्य देशों में छोटे छोटे मांडलिक राजा रहते थे, वे सब इस देश के अनुसार चलते थे। इसलिए पूरी पृथ्वी को चारों ओर से जीतने से यहाँ अनेकों चक्रवर्ती राजा हुए। सृष्टि के सबसे पहले स्वयंभू मनु से लेकर पांडवों तक इस देश का संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य रहा। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद यह देश धीरे धीरे अलग अलग खंड में बंटता गया और आज यह आर्यावर्त से इंडिया बन चुका है, जिसकी सीमाएं काफी कम हो गई है। प्राचीन आर्यावर्त की सीमाओं को जानने के बाद सवाल यह उठता है कि क्या यह देश फिर से आर्यावर्त बन सकता है? यह देश फिर से विश्व गुरु कैसे बन सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस बारे में हमारे वीडियो को जरूर देखें। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे यह देश विश्व गुरु बन सकता है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्ते। तो बहुत अच्छा वीडियो था और ये बात सही है जो ये कह रहे हैं कि जब आप हिस्ट्री में वापस जाएं या महाभारत के समय पे जाएं तो जिसको महाभारत कहते हैं वही जो था मेन, जिसे आर्यव्रत कहते हैं, वही एक मेन कंट्री थी या एरिया कह लीजिए, एरिया और कंट्री थी। और जो है और उस वक्त कुछ नहीं था, बेसिकली मेन पार्ट एक ही था और जो दूसरे पार्ट्स थे वो कुछ थे या छोटे थे और इंडिपेंडेंट नेशंस थे, मगर सारे आर्यव्रत के अंडर ही थे। और ये बात जो है काफ़ी सेंट्स ने भी कही है और बहुत अच्छा है कि उन्होंने भी रेफरेंस दिया है सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स का कि उसमें लिखा हुआ है। अब अगर आप मॉडर्न थोड़ा एरा में देखते हैं तो आपको लगेगा कि इसका मतलब इंडिया जो है, इंडिया के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान तो था ही, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, तो वहाँ तक चले गए। ऊपर आप जा रहे हैं तिब्बत और चाइना, और फिर आप उस ईस्ट में जा रहे हैं बर्मा तक। और एक्चुअली बर्मा तक भी सही नहीं है क्योंकि हमारे कई राजा हैं जो इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड वहाँ पर भी जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि ये काफ़ी दूर तक जाता है, अंटिल मलेशिया, इंडोनेशिया तक। इंडोनेशिया मेरे ख्याल से सबसे दूर पड़ेगा तो इंडोनेशिया तक, क्योंकि आप नाम ही देखिए इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के किंग्स के भी हिंदू राजा थे। और उसके बाद जो है फिर आप नीचे जाइए, ऑफकोर्स श्रीलंका भी इंडिया का मतलब महाभारत का पार्ट ही था। तो ये बात तो काफ़ी वैलिड है, मगर दुख की बात सिर्फ ये है कि आज अगर देखते हैं तो ऑफकोर्स चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। नज़र आ चुका है कि हमारी कंट्री के काफ़ी एरियाज़ अपने रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया ही है, और ब्रिटिश ने रीसेंट अगर आप देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रिटिश ने क्रिएट की थी जो पार्टीशन किया था। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि चाइना जो है इंडिया से स्ट्रॉन्गर बन चुका है। तो कितना कुछ चेंज हो गया, और मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि ये सब को वापस किया जाए। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम अटैक करके एरिया वापस लेंगे, नहीं। इसका मतलब यही है कि जितनी भी इंडिया अभी है उसको इतना स्ट्रांग बनना चाहिए, इतना पावरफुल बनना चाहिए कि दूसरे नेशंस कहें कि हम तुम्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। नेट रिजल्ट तो यही होता है कि आप कैसे, अगर आप बहुत ही पावरफुल बन जाए कंट्री और बहुत ही आप अच्छे कैरेक्टर की कंट्री है, बहुत ही बढ़िया कंट्री है, अच्छा कैरेक्टर है, किसी पर अटैक नहीं करती, बहुत ही हर बंदा जो है उस कंट्री में आना चाहता है, तो एक समय ऐसा आ सकता है कि आस पड़ोस के देश कहें कि हम मर्ज होना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको बेनिफिट ऑफ लाइफ नज़र आ रहा है। जैसे कंपनियां मर्ज होती हैं, अगर कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, कंपनियां जैसे मर्ज होती हैं, आपको नज़र आता है कि बहुत बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनीज हैं, वो मर्ज हो जाती हैं बड़ी कंपनी के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे करने से दोनों का प्रॉफिट होगा। उसी लिए मेरे ख्याल से फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिया बहुत ही सुपर पावर बन जाए और डेवलप्ड कंट्री हो, ऑब्वियसली सुपर पावर बनना और डेवलप कंट्री एक ही बात है कि आपको पहले डेवलप होना पड़ेगा फुली, फिर आप सुपर पावर बनेंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जब ज़बरदस्त होगा, जब कोई बाहर से आके बोलेगा वाओ ये बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा है, तो डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पे पॉवर्टी नहीं होगी, गरीबी बिल्कुल नहीं होगी। जहाँ गरीबी ख़त्म हो जाए तो वो कंट्री डेवलप्ड बन जाती है। साफ है कि कोई इंसान गरीब ही नहीं है, और पहले भारत भी ऐसा ही था। तो जब मेरे ख्याल से ऐसा हो जाएगा तब पॉसिबिलिटी है कि दूसरे देश जो हैं वो कहें कि हम मर्ज होंगे। और ऑफ कोर्स अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं, काफ़ी चैलेंजेस आगे हैं,
और अच्छी बात है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है। जैसे अभी हमने वीडियो किए थे कि 10 मिसाइल्स जो हैं फायर हुई हैं पिछले 1 महीने में, और काफ़ी तेज़ी से जो है वेपनाइज हो रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से वेपन्स इंप्रूव हो रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से मिलिट्री का सुधार हो रहा है और बहुत मॉडर्नाइजेशन कह लीजिए, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। और इंडिया पीछे नहीं हट रहा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जहाँ पे हमारी जो है कोई अगर ज़मीन लेता है, कोई इंडिया का पार्ट लेता है तो इंडिया वो सहन नहीं कर रहा, और इंडिया जो है काफ़ी तेज़ी से रेडी है फाइट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है उस राह पे जा रहा है। इवेंचुअली जैसे फोरकास्ट किया हुआ है कि 2050 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, मगर कई लोगों ने कहा है कि ऐसा भी हो सकता है इंडिया अगर बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, ट्वाइस या थ्राइस अभी से आगे बढ़ जाए, 2 टाइम्स मतलब इम्प्रूव करे, 3 टाइम्स इम्प्रूव करे, तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि इंडिया जो है फर्स्ट भी हो सकता है। परंतु अभी देखें तो थोड़ी जीडीपी डाउन जा रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। एक बार कोरोना वायरस ठीक होगा तब इंडिया वापस अपने आएगा ट्रैक पे और उसके बाद प्रोग्रेस करेगा। बट ये वीडियो बहुत अच्छा था, ये हमें रिमाइंड कराता है कि कैसे हमारा स्ट्रॉन्ग देश था एक समय पर, महाभारत के समय पर, कैसे आर्यवर्त जो कह रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नेशन था हमारा। और अगर आज ये नेशन इतना पावरफुल नहीं है तो डेफिनेटली ये बर्डन हमारे पर ही है कि हम अपने देश को उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाएं पीसफुली और एज अ गुड कैरेक्टर, अच्छे कार्य करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और उससे मेरे ख्याल से और इसी पाथ पे इंडिया जा रही है। जब आप देखते हैं कि मिलिट्री इंप्रूव हो रही है तो उसी पाथ पे जा रही है कि अगर आपकी मिलिट्री सुपीरियर है तो कोई आप पे अटैक नहीं कर पाएगा और आप और ग्रो करते जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के हज़ारों प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था जो हमें रियलाइज़ कराता है हमारे हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।